मध्य प्रदेश की पहाड़ियों और गहरी झाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है नागरगढ़। यह गांव शहर से बहुत दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग कच्चे रास्तों, जंगलों और पत्थरों से होकर गुजरते हैं। नागरगढ़ एक साधारण गांव है, लेकिन इसके चारों ओर हमेशा एक अनजानी खामोशी फैली रहती है। गांव के ज्यादातर घर मिट्टी और पत्थरों से बने हैं। छतें खपरैल की हैं और आंगन में लालटेन टिमटिमाती रहती हैं। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं। खेती और जंगल से मिलने वाली चीजों से अपनी जिंदगी चलाते हैं। मनोरंजन के लिए न टीवी है, न रेडियो। बस बरगद के विशाल पेड़ के नीचे लोग शाम को बैठकर गपशप करते हैं। उस दिन भी गांव के 3 आदमी बरगद के नीचे बैठे थे, राम किशन, मुकुंद और गजानन। मौसम अजीब था। उमस इतनी थी कि पसीना रुक ही नहीं रहा था। आज तो बड़ी उमस है, लगता है कि रात तक बारिश हो जाएगी। हाँ, पर हवा भी तो नहीं चल रही। थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाए तो राहत मिले। अरे मौसम है, अपने आप बदल जाएगा। 2-4 दिन बाद तो वैसे भी लगातार बारिश ही होने वाली है। तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक गांव के एक कोने से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। चीखने चिल्लाने की, बर्तन गिरने की, औरतों के रोने की आवाजें। अरे ये शोर कहाँ से आ रहा है? लगता है किसी के घर कुछ गड़बड़ हो गई है। तीनों उठे और जल्दी जल्दी वहां हुए आवाज की दिशा में पहुंचे। यह घर था धनपाल का। धनपाल गांव का जाना माना आदमी था। माना जाता था कि उसके पास बाकी लोगों से ज्यादा पैसा है। भीड़ लगी थी, औरतें रो रही थीं, बच्चे सहमे हुए थे। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं तो लुट गया। घर में चोरी हो गई। मेरे सारे गहने, पैसा सब गायब। क्या चोरी? लेकिन कैसे? मैं बाहर वाले कमरे में था। अंदर से सामान गिरने की आवाज आई। मैं दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अलमारी खाली थी, न ताले टूटे, न कोई निशान। सब ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में उड़ गया हो। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये कैसे हो सकता है? किसी ने देखा नहीं? चोर इतना चालाक कैसे हो सकता है? गांव के लोग हैरान थे। यह पहली बार था जब ऐसी चोरी हुई थी। न कोई सुराख, न टूटा हुआ दरवाजा, लेकिन सामान गायब। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब सबको सावधान रहना पड़ेगा। चोर अगर यहाँ चोरी कर सकता है तो बाकी जगह भी कर सकता है। उस रात लोग डरे सहमे अपने घर लौट गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। धनपाल के घर की चोरी ने पूरे गांव में खलबली मचा दी थी। लोग सोच रहे थे कि शायद यह एक बार की घटना होगी, लेकिन जल्द ही उनकी उम्मीदें टूट गईं। कुछ ही दिनों में एक और घर चोरी का शिकार बन गया। इस बार हरिनाथ खान का घर। हरिनाथ गरीब किसान था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ी बहुत बचत और खेत से आई अनाज की बोरी थी, सब गायब हो गया। अगर हरिनाथ जैसे गरीब का भी सामान चोरी हो सकता है तो अब कौन सुरक्षित है? ये कोई साधारण चोर नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। अब गांव का माहौल बदल चुका था। पहले लोग रात को बरगद के नीचे बैठकर बातें करते थे, हंसते गाते थे, लेकिन अब अंधेरा होते ही सब अपने घरों में दुबक जाते। दरवाजे अच्छे से बंद, खिड़कियों पर कुंडी और लालटेन बुझाकर लोग डर डर कर सोने की कोशिश करते। लेकिन चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर कुछ दिन बाद किसी न किसी घर से सामान गायब हो जाता। डर सबसे ज्यादा इस बात का था कि कभी कोई ताला टूटा नहीं मिलता, न दीवार पर कोई सुराख होता, और न ही किसी ने कभी किसी को आते जाते देखा। ये इंसानी काम नहीं हो सकता, ये जरूर कोई भूत प्रेत है। अब बच्चे भी रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। मवेशी अचानक से हिनहिनाने और चीखने लगते, मानो उन्हें कुछ दिखाई देता हो, कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों से छिपा हो। बरगद के नीचे हर शाम अब सिर्फ एक ही चर्चा होती, चोरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, चोर इतना चालाक कैसे हो सकता है? न ताला तोड़ता है, न दीवार काटता है, और न ही कभी दिखाई देता है। डर इसी बात का है। अगर ये इंसान होता तो अब तक पकड़ में आ चुका होता। ये जरूर कोई शैतानी काम है। जो भी है बड़ा शातिर है, और अगर यही चलता रहा तो एक दिन पूरे गांव का सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी कोशिश हुई सब बेकार गई। पहरेदार रात भर जागते रहे, फिर भी चोरी हो गई। कुत्ते बंधे रहे, लेकिन वे न भौंके।
अब गांव में शक का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। कहीं ये चोरी गांव का ही कोई आदमी तो नहीं कर रहा? हो सकता है कोई अमीर बनने के चक्कर में हम सबको लूट रहा हो। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि बैठक बुलाई जाए। बरगद के नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए। औरतें भी थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सुन रही थीं। बच्चे खामोश थे। माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण था। हमें अब कुछ ठोस करना होगा। अगर चुप बैठे रहे तो यह चोर पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मैं तो कहता हूं कि हर घर के बाहर आग जला दो, जिससे कोई आएगा तो तुरंत दिख जाएगा। नहीं, ये बात इतनी आसान नहीं है। अगर ये साधारण इंसान होता तो अब तक पकड़ा जा चुका होता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई गहरा राज है। गजानन सही कह रहा है। हाँ, जरूर कोई राज है, लेकिन कौन बताएगा हमें? इसी बीच उसी रास्ते से एक शख्स गांव में लौटता दिखाई दिया। वह था विनायक काका। अरे काका आ गए, अब तो आप ही कुछ हल बताइए। रामकिशन ने जल्दी से सारी बातें समझाईं। कैसे चोरियां हो रही हैं, कैसे कोई निशान नहीं मिलता और कैसे गांव अब डर के साए में जी रहा है। विनायक काका ने ध्यान से सब सुना, फिर धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोले, मैं समझ गया, ये साधारण चोर का काम नहीं है, और अगर मेरी बात सही निकली तो अगली चोरी कब और कहाँ होगी यह मैं बता सकता हूँ। क्या काका को पता है? काका, आपको कैसे पता? जो हो रहा है वह इंसानी नहीं है। अगली चोरी जल्दी ही होने वाली है और उस रात हमें सच का पता चल ही जाएगा। गांव वाले स्तब्ध थे। डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुके थे। अब सबकी नजरें थीं विनायक काका पर। बरगद के नीचे खामोशी छाई हुई थी। सभी गांव वाले विनायक काका की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों साफ झलक रहे थे। तुम सब जानना चाहते हो ना कि यह चोर कौन है? तो सुनो, ये इंसान नहीं है, ये एक परछाई अब पे है। एक ऐसी परछाई जिसे किसी ने बुलाया है, कैद किया है और अब अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। काका की बात सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। औरतों ने अपने चेहरे पर पल्लू कसकर पकड़ लिया। बच्चे औरतों के पीछे छिप गए। ये साधारण भूत नहीं, इसे प्रेतनी कहते हैं। अघोरी और तांत्रिक अपने मंत्रों से इन्हें वश में कर लेते हैं। फिर जिसे खरीदता है वह इसे अपने काम के लिए भेजता है। ये दीवारों को पार कर सकती है और बिना दरवाजे खिड़की खोले अंदर बाहर निकल सकती है। लोग अब तक जो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ताले क्यों नहीं टूटे, दरवाजे क्यों नहीं खुले और चोर कभी दिखा क्यों नहीं, उसका जवाब अब सामने था। तो फिर ये कोई बाहर का नहीं है, हमारे ही गांव का कोई है जिसने इसे खरीदा है। हाँ, और उसने सबसे पहले अपने ही घर में चोरी का नाटक किया ताकि कोई उस पर शक न करे। गांव वालों के बीच अब हलचल मच गई। सब एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। कहीं ये काम दिनेश का तो नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि ये शंकर हो सकता है। कौन है वो? कौन इतना नीच हो सकता है? शांत रहो, अभी नाम लेना ठीक नहीं, पर एक बात पक्की है, अगली चोरी जल्द ही होगी और उसी रात असली राजा सामने आएगा। तो काका, हमें करना क्या होगा? हमें उस रात तैयार रहना होगा। जब चोरी होगी तो ध्यान देना कि परछाई किस घर से निकलती हैं। याद रखना, परछाई सिर्फ उसी घर से बाहर आएगी जहां उसे कैद करके रखा गया है। गांव वाले सन्नाटे में थे। काका की बातें उनके दिल को दहला रही थीं, लेकिन सच जानने की बेचैनी अब और बढ़ गई थी, मानो हवा में भी डर घुल गया हो। अब की बार हम सब मिलकर इस रहस्य को उजागर करेंगे। तैयार रहना, अगली चोरी ही हमें असली चोर तक ले जाएगी। गांव वालों ने सिर हिला दिया, लेकिन उनके दिल में डर और सवाल दोनों थे। आखिर कौन है वो जिसने अपनी लालच के लिए एक प्रेतनी को गांव पर छोड़ दिया है? वह रात आ ही गई। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा एकदम थमी हुई थी और गांव पर अजीब सा सन्नाटा छाया था। बरगद के नीचे कुछ लोग पहले से इकट्ठा थे। रामकिशन, मुकुंद, गजानन और सबसे आगे विनायक काका। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हर कोई जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। काका, बहुत देर हो गई, कहीं आपकी बात गलत तो नहीं निकल जाएगी? नहीं मुकुंद, धैर्य रखो।
आज रात सच तुम्हारी आंखों के सामने होगा। आधी रात होने को आई, सब कुछ शांत था, लेकिन तभी अचानक एक घर की तरफ से बर्तनों के गिरने की आवाज गूंज उठी। सुनो, आवाज आई है, चलो जल्दी। सारे लोग दबे पांव उस घर की ओर भागे। घर गांव के बीचों बीच था। सब लोग छिपकर खिड़की की ओट से झांकने लगे और तभी उन्होंने उसे देखा। अंधेरे कमरे से एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वह किसी औरत की आकृति जैसी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें, काला साया जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लहरा रहा था। हे भगवान, ये तो सचमुच परछाई है। ये दीवार के आर पार जा रही है, ताला तोड़े बिना। गांव वाले अपनी सांसें रोककर देखते रहे। परछाई घर की दीवार से बाहर आई, जैसे ईंटें और गारा उसके लिए मौजूद ही ना हो। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका चेहरा भयानक था, मानो किसी अदृश्य शक्ति के आदेश पर वह चल रही हो। काका, ये किसकी है? ये किस घर से निकली? ध्यान दो, परछाई सिर्फ उसी घर से निकलेगी जहां उसे बांध कर रखा गया है। सभी लोग अपनी आंखें गड़ाए उस परछाई को देखते रहे। वह परछाई धीरे धीरे गांव के बीच से गुजरी, फिर दूर अंधेरे में लहराती हुई गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या था? अब तो यकीन हो गया, ये इंसान का काम नहीं। किसने लाया इसे एक गांव में? गांव वाले कांप उठे थे, लेकिन विनायक काका की नजरें अब उस घर पर टिक चुकी थीं, जहां से परछाई निकली थी। मैंने कहा था ना, सच सामने आएगा। अब हमें बस इस घर का राज खोलना है। गांव में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर उस घर पर थी। लोग समझ चुके थे, अब असली चोर बेनकाब होने वाला है। परछाई के गायब होते ही गांव वालों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबकी आंखें उस घर की ओर टिक गईं। वही घर जहां से वह भयावह साया बाहर निकला था। वह घर था धनपाल का घर। जी हाँ, वही धनपाल जिसने सबसे पहले चोरी का शोर मचाया था। तो ये सारा नाटक शुरू से ही धनपाल का था? उसने अपने ही घर में चोरी का ढोंग किया ताकि किसी को शक न हो। गांव वाले झुंड बनाकर धनपाल के घर की ओर दौड़े। दरवाजा जोर से खटखटाया गया। धनपाल डरते डरते बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। धनपाल, अब सच बता, तेरे घर से परछाई निकली है? ये तूने ही गांव पर छोड़ी है। नहीं काका, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन काका और गांव वाले उसके घर के अंदर घुस गए। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। एक कमरे में तंत्र मंत्र की सामग्री, काले धागे, हड्डियां, राख और एक दिया बुझा पड़ा था। देखो, यही है सबूत। धनपाल ने अघोरी से सौदा किया है। बता धनपाल, तूने ऐसा क्यों किया? तूने गांव को क्यों बर्बाद किया? काका, मैं गरीब था, मुझे अमीर बनना था, बहुत पैसा चाहिए था, इसीलिए मैंने जंगल में एक अघोरी से सौदा कर लिया। उसने मुझे यह प्रेतनी दी। मैंने जैसा कहा गया वैसा ही किया। हर कुछ दिन में उसे बलि चढ़ाकर मंत्र पढ़ता और वह परछाई गांव से चोरी करके लाती। गांव वाले गुस्से से कांप उठे। धनपाल, तूने अपने लालच में पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। अगर काका हमें सच न बताते तो तू हमें बर्बाद कर देता। धनपाल, तेरा पाप अब और नहीं चलेगा। गांव तेरे खिलाफ फैसला करेगा और उस अघोरी साधना को मैं अभी खत्म कर दूंगा। विनायक काका ने गंगाजल मंगवाया। कमरे में जाकर जोर जोर से मंत्र पढ़े और गंगाजल चारों ओर छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल उस कमरे में पड़ा, अचानक जोर की चिल्लाहट सुनाई दी। वही परछाई दीवार से टकराती हुई कराहने लगी। कुछ ही पल में वह साया धुएं की तरह हवा में घुल गया और गायब हो गया। भगवान का शुक्र है, आखिरकार गांव बच गया। धनपाल अब सबके सामने रो रहा था, लेकिन उसकी बातों पर किसी को दया नहीं आई। गांव ने तय किया, धनपाल को अब गांव से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जिसने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया, उसे गांव में जगह नहीं मिल सकती। याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है और जो बुराई को अपना साथी बनाता है वह कभी चैन से नहीं जी सकता। गांव अब शांत था। बरगद के नीचे लोग फिर इकट्ठा होने लगे, लेकिन अब उनकी कहानियों में डर नहीं बल्कि सीख थी। परछाई चली गई थी, लेकिन उस रात की दहशत और धनपाल की गलती हमेशा के लिए गांव वालों की यादों में कैद हो गई। और यही थी आज की कहानी। याद रखो, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है। मिलते हैं अगली बार एक नए राज के साथ।